हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेनरी का नियम। पर हेनरी के नियम को समझने से पहले हमें दो तीन चीज़ों को समझना पड़ेगा। नंबर वन, विलेयता। विलेयता होती क्या है, इसको समझ लीजिएगा। विलेयता किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ये इसकी परिभाषा है। तो परिभाषा कहती है हमें कि हमारे पास एक पात्र है, इस पात्र में हमने कोई विलायक, जैसे मान लीजिए हमने H2O लिया, ये हो गया विलायक। अब इसमें हम कोई विलेय घोल देते हैं तो यहां पर विलायक की मात्रा हमने निश्चित रखी है, और इस निश्चित विलायक में यहां पर खास बात है कि ताप भी क्या होगा, स्थिर होगा। स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में विलेय को जब हम घोलते हैं तो इसकी जो अधिकतम मात्रा इस विलायक में घुल जाती है, उस अधिकतम मात्रा को ही कहते हैं विलेयता। तो परिभाषा हुई, किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुली होती है, पदार्थ की विलेयता कहलाती है। अब हमारे सिलेबस में जो चीज है वो है गैस की द्रव में विलेयता। गैस की द्रव में विलेयता, ये हमारे सिलेबस में है। तो गैस की द्रव में विलेयता की अगर हम बात कर रहे हैं तो गैस की द्रव में विलेयता को समझने के लिए हमने एक विलायक लिया है और विलेय के रूप में हम कोई गैस ले रहे हैं। खास बात है कि यहां पर हमें स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब मानक ताप और दाब की परिस्थितियां रखनी पड़ेगी। और इस परिस्थिति में हमने विलायक की एक निश्चित मात्रा 1 cc या 1 घन सेंटीमीटर या 1 cc, तो हमने इसकी 1 cc, इसका 1 cc संतृप्त सॉल्यूशन बनाना है। मीन मतलब ये कि हमने विलायक की मात्रा ली और उसमें गैस को घोलना स्टार्ट किया, तो हमें 1 cc संतृप्त विलयन प्राप्त होगा STP पर। तो इसको हम कहेंगे गैस की द्रव में विलेयता। तो इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से है कि किसी गैस का घन सेंटीमीटर में मानक ताप व दाब पर परिवर्तित वह आयतन जो दिए हुए ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के 1 घन सेंटीमीटर में घुलकर संतृप्त विलयन बनाता है, गैस की द्रव में विलेयता कहलाता है। तो गैस की द्रव में विलेयता ये होती है। अब गैस की द्रव में विलेयता को लेकर ही हेनरी ने अपना नियम दिया है। तो आइए जरा हम हेनरी के नियम को समझने की कोशिश करते हैं। हेनरी का नियम हमसे कहता है सबसे पहली बात कि स्थिर ताप पर, मतलब हमें तापमान क्या करना है, स्थिर रखना है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, मतलब हमने यहां पर गैस को घोला है तो गैस क्या हुई, विलेय। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, जिसे हम स्मॉल m से दर्शा रहे हैं, स्मॉल m से, गैस के दाब, यहां पर जो हम गैस को अंदर घोल रहे हैं, गैस को विलेय कर रहे हैं, उसके लिए हम गैस के ऊपर दाब आरोपित कर रहे हैं। तो वो दाब मान लीजिए P है, यह है गैस की विलेयता और यह है गैस पर आरोपित दाब। तो गैस के दाब के समानुपाती होती है, मतलब M समानुपाती P, जहां M क्या है बेटा, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, और P क्या है बेटा, गैस के दाब, गैस का दाब, जो गैस के ऊपर हम दाब लगा रहे हैं। इस तरह से हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आ जाएगा इक्वल टू, और हमने यहां पर एक नियतांक K और यहां पर लगा दिया P। हम समझने के लिए छोटा सा H लगा देंगे, जहां H का मतलब होता है हेनरी, तो ये हेनरी नियतांक है। इस तरह से हेनरी के नियम के अनुसार M = KP। तो ये हमें संबंध प्राप्त हुआ हेनरी के नियम से। अब प्रश्न ये उठता है कि हम हेनरी के नियम को क्यों पढ़ रहे हैं। हेनरी के नियम का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा उपयोग है। तो आइए देखते हैं हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। तो हेनरी के नियम के अनुप्रयोग, आइए हेनरी के नियम के हम एक एक अनुप्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नंबर 1,
इसका पहला अनुप्रयोग है कि नंबर 1, कार्बोनेट युक्त सोडा वाटर के उत्पादन में गौर करेंगे, हमारे यहाँ कोल्ड ड्रिंक्स बनती हैं जिसको हम लोग सोडा वाटर कहते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक्स जब बनाई जाती है तो कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाली कंपनी इस बात का ध्यान रखती है कि वो सबसे पहले एक बोतल लेती है। इस बोतल में वो एक कोई विलायक जैसे कि जल, यहाँ उन्होंने ले लिया जल, ये है विलायक, और यहाँ पर वो गैस को अंदर प्रवेश कराते हैं। यहाँ पर जो गैस है वो कहलाएगी विलेय। तो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी गैस के ऊपर दाब आरोपित करती जाती है, दाब बढ़ाती जाती है, जिससे इस विलायक के अंदर जो रिक्त स्थान होता है उस रिक्त स्थान में ये गैस अंदर जाकर के समाते जाती है, जिससे अंदर का पूरा रिक्त स्थान भरता जाता है। जितना ज्यादा हम इस गैस के ऊपर दाब लगाते हैं उतनी ही ज्यादा गैस अंदर जाकर के घुलती जाती, मतलब उसकी विलेयता बढ़ती जाती है। तो हेनरी का नियम ये कहता है कि अधिक दाब लगाने पर गैस की विलेयता भी बढ़ेगी, और इसी सिद्धांत पर काम करते हुए सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स बनाई जाती है जिसमें अधिक दाब पर गैस को भरा जाता है। आइए हम इसका दूसरा अनुप्रयोग देखने जा रहे हैं। अनुप्रयोग नंबर 2, गहरे समुद्र में श्वसन के लिए। गहरे समुद्र में श्वसन के लिए ध्यान रखिएगा कि जो गहरे समुद्र होते हैं उस गहरे समुद्र में जाने के लिए जो गहरे समुद्र में जो लोग जाते हैं उन्हें हम गोताखोर कहते हैं। तो जो गोताखोर होते हैं ये अपनी पीठ पर सिलेंडर लेकर के जाते हैं ताकि लंबे समय तक वो सांस ले सके। तो सांस लेने के लिए पुराने जमाने में वो अपने साथ नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर के जाते थे। तो इस मिश्रण को लेकर के जाते थे तो ये नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन के ऊपर दाब लगाती थी, और जिससे ये ऑक्सीजन क्या कहते हैं रक्त शिराओं में जाकर के या रक्त वाहिनियों में जाकर के घुल जाती थी। पर एक समस्या ये थी कि जब व्यक्ति पानी के अंदर जाया करता था तो पानी के अंदर जाने पर उसके ऊपर वायुमंडल का दाब प्लस पानी का दाब दोनों को काम करते थे। नतीजा ये होता था कि इंसान की जो रक्त नलिकाएं होती थी उनमें इस ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन गैस भी उच्च दाब पर जाकर के घुल जाती थी। यानी उच्च दाब पर ऑक्सीजन तो घुलती है सामान्य दाब पर, नाइट्रोजन भी उच्च दाब पर इंसान की रक्त वाहिकाओं में या रक्त नलिकाओं में घुल जाती थी। और जब गोताखोर समुद्र से बाहर निकल के आता था तो दाब कम हो जाता था। नतीजा ये होता था कि रक्त में घुल चुकी नाइट्रोजन गैस उस रक्त से बाहर निकलने की कोशिश करती थी, जिससे उस गोताखोर को बड़ी पीड़ा होती थी। उस बीमारी को कहते थे बैंड, और उसे उल्टी होती थी, दस्त होती थी, और कभी कभी तो उसकी मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए समुद्री गोताखोर आजकल जब गहरे समुद्र में जाते हैं तो वो अपने साथ हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण लेकर जाते हैं। हीलियम प्लस ऑक्सीजन के मिश्रण को ले जाने का कारण यह होता है कि उच्च दाब पर भी हीलियम गैस रक्त में घुलनशील नहीं है। इसीलिए समुद्री गोताखोर आजकल हीलियम प्लस ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं तो यह ऑक्सीजन श्वसन क्रिया में भाग लेती है और उच्च दाब पर भी हीलियम रक्त में नहीं घुलती। आइए हम तीसरी चीज देखने जा रहे हैं। इसके तीसरा अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का तीसरा अनुप्रयोग यह है, अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में श्वसन क्रिया। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों में श्वसन क्रिया। जब कोई व्यक्ति, देखिए ये जमीन
का एरिया है और ये है पहाड़। जब कोई व्यक्ति जमीन पर रह करके सांस लेता है तो उसके ऊपर कुल 8 एटीएम दाब लगता है, पर जब व्यक्ति पहाड़ पर चला जाता है तो उस पर जो गैस का दाब होता है वो कम हो जाता है, जिसका नतीजा ये होता है कि यहाँ पर मौजूद व्यक्ति के ऊपर उतना गैस का दाब नहीं होता, सो वह श्वसन क्रिया को अच्छे ढंग से पूरी नहीं कर पाता। मतलब पहाड़ों पर रहने वाला व्यक्ति या पहाड़ों पर जाने वाले व्यक्ति को श्वसन क्रिया करने में बड़ी कठिनाई होती है, वहीं धरती पर मौजूद व्यक्ति बड़ी आसानी से श्वसन क्रिया कर लेता है। यही कारण होता है कि पहाड़ों पर जाने वाले व्यक्ति अपने साथ सिलेंडर लेकर के जाते हैं। अगर हम गौर करें तो आपने देखा होगा कि जो लोग पहाड़ों पर लंबे समय तक रहते हैं उनको श्वसन क्रिया में प्रॉब्लम्स आती हैं और इसीलिए व्यक्ति अच्छे से सांस नहीं ले पाते, इसीलिए धीरे धीरे उनका दिमाग कुंद होने लगता है। यही कारण होता है कि लंबे समय तक सेना को पहाड़ों पर नहीं रखा जाता, वरन उनकी अदला बदली करते रहते हैं ताकि हमारे सैनिक लंबे समय तक एक ही जगह पर ना रहें, नहीं तो उन्हें श्वसन क्रिया में समस्या आएगी, नतीजा उनके स्वास्थ्य पर इसका बहुत उल्टा असर पड़ेगा। तो ये था हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। अब हेनरी के नियम की सीमाओं की बात करें। हेनरी के नियम में कौन कौन सी कमियां हैं या कौन कौन सी सीमाएं हैं। हेनरी के नियम की सीमाओं की बात करते हैं। इसकी पहली सीमा यह है कि ये नियम केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। नंबर 1, ये केवल तनु विलयनों पर लागू होता है। नंबर 2, हम बात करें तो इसके लिए निम्न दाब और उच्च ताप की परिस्थितियां होना आवश्यक है। निम्न दाब और उच्च ताप की परिस्थितियां होना आवश्यक है। और हम तीसरे इसकी बात करें, तीसरी इसकी सीमा की, तो गैस को विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। मतलब जब विलायक में हम गैस को घोलते हैं तो गैस विलायक के साथ कोई क्रिया नहीं करना चाहिए। ये 3 उसके लिए तीसरी कंडीशंस हैं। इस तरह से हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हमारे पास मौजूद हैं।